आज का दिन पाकिस्तान के इतिहास में एक काला दिन बन चुका है। पिछले 36 घंटों में जो कुछ भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और पेशावर की सड़कों पर हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि 1971 का भूत एक बार फिर जिंदा हो गया है। लाखों लाखों लोग सड़कों पर हैं, हाथों में तख्तियां हैं, आंखों में आग है और जुबान पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, कातिल फौज, कातिल फौज। सवाल सिर्फ एक है, क्या अडियाला जेल की चारदीवारी के पीछे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या उनके साथ कोई अनहोनी हो चुकी है जिसे पाकिस्तानी फौज और सरकार मिलकर दुनिया से छिपा रही है? और अगर ऐसा है, तो भारत ने इस मौके को दोनों हाथों से लपकते हुए ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि जनरल आसिम मुनीर की रातों की नींद उड़ चुकी है। आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझेंगे। जेल के अंदर आखिर हुआ क्या? पाकिस्तान क्यों जल रहा है? भारत ने चुपचाप कौन सी तीन बड़ी चालें चली? क्या वाकई पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होने की राह पर हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम 1971 के बाद एक और बंटवारे की दहलीज पर खड़े हैं? तो चलिए, बिना समय गंवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 25 नवंबर 2025 की रात करीब 11:47 पर। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक अनवेरिफाइड अकाउंट से मैसेज वायरल हुआ। इमरान खान को दिल का दौरा पड़ा है। अडियाला जेल में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालत बहुत नाजुक है। पहले तो लोग इसे महज अफवाह समझ रहे थे, लेकिन अगले 4 घंटे में जो हुआ, उसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। ना तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया, ना कोई मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। इमरान खान के वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। उनकी पार्टी पीटीआई के बड़े बड़े नेताओं के फोन कथित तौर पर स्विच ऑफ बताए गए। बस यही खामोशी चिंगारी बन गई। जो जनता पहले से ही महंगाई, बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतों और फौज के दखल से त्रस्त थी, उसका गुस्सा फट पड़ा। रात 2 बजे तक लाहौर के लिबर्टी चौक पर हजारों लोग जमा हो चुके थे। सुबह 6 बजे तक रावलपिंडी में जीएचक्यू के बाहर टैंक विरोधी बैरियर तोड़ दिए गए और दोपहर 3 बजे तक कराची के नूरबाग से लेकर पेशावर के जीटी रोड तक हर जगह एक ही सीन था, जलती गाड़ियां। 9 मई 2023 याद होगा। उस दिन भी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा था। कोर कमांडर हाउस जला दिया गया था। लेकिन उस दिन की हिंसा और आज की हिंसा में जमीन आसमान का फर्क है। 9 मई को लोग गुस्से में थे, लेकिन डरे हुए भी थे। आज लोग डरे हुए नहीं, बेखौफ हैं। उस दिन पुलिस और रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों को पीटा था। आज कई जगह पुलिस वाले खुद हेलमेट उतारकर प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात और दिर में तो पुलिस वालों ने अपनी राइफलें जमीन पर रख दी और कहा, हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे। यह पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब वर्दी के खिलाफ वर्दी खड़ी होने की कगार पर है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। जब पड़ोसी का घर जल रहा हो, तो समझदार पड़ोसी दीवार ऊंची कर लेता है, लेकिन चतुर पड़ोसी उस आग का फायदा उठाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने ठीक यही किया। पाकिस्तान में जब अराजकता अपने चरम पर थी, ठीक उसी वक्त भारत ने 3 बड़े मास्टर स्ट्रोक खेले। 25 नवंबर की रात 11 बजे से ही भारत ने जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर हाई अलर्ट से भी ऊपर का अलर्ट जारी कर दिया। बीएसएफ को खुली छूट दी गई कि कोई भी संदिग्ध मूवमेंट दिखे तो पहले चेतावनी, फिर सीधे फायर। भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 लड़ाकू विमान 24 घंटे 7 दिन उड़ान भर रहे हैं। लेह, श्रीनगर और जम्मू में तीनों ब्रिगेड को फुल कॉम्बैट मोड में डाल दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा दांव था मनोवैज्ञानिक। भारतीय मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों ने एक साथ नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब सुरक्षित नहीं है। अगर वहां सिविल वॉर शुरू हो गया तो कौन गारंटी देगा कि न्यूक्लियर बटन गलत हाथों में नहीं जाएगा? ये बात जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंची, जनरल आसिम मुनीर के होश उड़ गए। 26 नवंबर की सुबह भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें सिर्फ 2 लाइन थी। भारत पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन पर गहरी चिंता जताता है। हम वहां की जनता की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। बस इतना ही। लेकिन पाकिस्तान में यह बयान बम की तरह फटा। क्यों? क्योंकि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले 48 घंटों में जो हो रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। मुजफ्फराबाद, स्कार्दू, गिलगित में हजारों लोग सड़कों पर हैं। उनके बैनर पर लिखा है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हमें भारत में मिला दो। और सच कहूं दोस्तों, यह कोई अचानक की बात नहीं है। पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने जिस तरह श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला का कायाकल्प किया है, G20 मीटिंग, स्मार्ट सिटी, टूरिज्म, नई सड़कें, नई रेल, नई एयरपोर्ट,
वो तस्वीरें आज पीओके के हर युवा के मोबाइल में हैं। जब वो देखते हैं कि एक तरफ श्रीनगर में बर्फ पर क्रिकेट मैच हो रहा है और दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद में बिजली 18 से 18 घंटे गायब रहती है, तो फैसला बहुत आसान हो जाता है। जब पाकिस्तान जल रहा था, ठीक उसी वक्त भारत ने बैक चैनल डिप्लोमेसी से अमेरिका, सऊदी अरब और आईएमएफ तक पैगाम भिजवाया। पाकिस्तान अब एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। यहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अगर अभी लोन दिया गया तो पैसा डूब जाएगा। नतीजा, आईएमएफ ने $1.2 बिलियन की अगली किश्त रोक दी। सऊदी अरब ने कहा, पहले हालात सामान्य हो जाएं, फिर बात करेंगे। और पाकिस्तान के पास जो $8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, वो 48 घंटे में 1 बिलियन से भी नीचे आ गया। आज जनरल आसिम मुनीर दोहरे मोर्चे पर फंस चुके हैं। एक तरफ उनकी अपनी जनता सड़कों पर है, जो उन्हें कातिल और गद्दार कह रही है। दूसरी तरफ भारतीय सेना सीमा पर खड़ी है और पीओके की जनता भारत की तरफ देख रही है। सूत्र बता रहे हैं कि मुनीर ने अपनी सबसे खास एसएसजी कमांडो बटालियन, जो भारत बॉर्डर पर तैनात थी, उसे वापस इस्लामाबाद बुला लिया है। यानी पाकिस्तान ने भारत के सामने अपना सबसे मजबूत कवच हटा लिया है। और ये वही मौका था जिसका भारत इंतजार कर रहा था। दोस्तों, इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1971 में भी पाकिस्तानी फौज ने अपनी ही जनता पर टैंक चलाए थे। नतीजा, पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बना। आज 2025 में जनरल मुनीर ठीक वही गलती दोहरा रहे हैं। बस इस बार जगह पश्चिम पाकिस्तान है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की जनता रेफरेंडम मांग ले और कह दे कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो क्या भारत चुप बैठेगा? मेरा मानना है नहीं। क्योंकि यह मौका 1947 के बाद पहली बार आया है जब पीओके की जनता खुद भारत की तरफ देख रही है। और मोदी सरकार की विदेश नीति हमेशा से यही रही है, जब मौका मिले तो इतिहास बनाने में देर मत करो। इमरान खान जिंदा हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, इमरान खान अब एक शख्स नहीं, एक विचारधारा बन चुके हैं। और उस विचारधारा ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। आज पाकिस्तान उस मुहाने पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता नहीं दिखता। और भारत ने बिना एक गोली चलाए, बिना एक सैनिक भेजे, शतरंज की बिसात पर ऐसा दांव खेल दिया है कि सामने वाला राजा बिना चेकमेट हुए ही घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या भारत को इस मौके का फायदा उठाकर पीओके को वापस ले लेना चाहिए? क्या ये 1971 के बाद का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और हां, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि अगला अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो।